नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं पासबुक द सेविंग शो। आज हम बात करेंगे कर्ज की। पैसों की जरूरत पड़ने पर हम कर्ज लेते हैं। त्योहारों में शॉपिंग के लिए अक्सर लोग पर्सनल लोन लेते हैं, लेकिन इसकी ब्याज दरें 12 से 24% तक होती हैं। क्रेडिट कार्ड का लोन तो 48% से ज्यादा महंगा पड़ता है। अब हाल ही के दिनों में गोल्ड लोन का चलन भी बढ़ा है, लेकिन गोल्ड सबके पास हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। ऐसे में हाल के दिनों में लोन अगेंस्ट एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड जैसे सस्ते लोन विकल्प भी मिल रहे हैं। एफडी पर बैंक 1% अतिरिक्त ब्याज लेकर लोन देते हैं। वहीं बीमा पॉलिसी के बदले भी लोन लेना आसान है, लेकिन सवाल है कि क्या ये लोन्स सभी के लिए सही हैं और इन्हें लेते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आज के शो के दौरान हम जानेंगे कि गोल्ड के साथ एफडी और बीमा लोन का क्यों ट्रेंड आखिरकार बढ़ रहा है। इसके अलावा हम जानेंगे त्योहारों पर किस लोन की ईएमआई सबसे सस्ती है। देखिए, हम अपने शो के दौरान ये भी जानेंगे कि कौन देता है बीमा पॉलिसी पर लोन। इसके अलावा समय पर लोन न चुकाने के खतरे आखिरकार क्या हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पटना के दिलीप रंजन की कहानी, जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले सस्ता लोन लिया। पटना में दिलीप रंजन की पत्नी का हाल ही में ऑपरेशन हुआ, जिस पर 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया। दिलीप बैंक से पर्सनल लोन की बात कर ही रहे थे, तभी उनके दोस्त ने उन्हें बीमा के बदले लोन लेने की सलाह दी। बरसों से उनकी अलमारी में रखी बीमा पॉलिसी इस मुश्किल में काम आई। बीमा कंपनी ने पॉलिसी के बदले 1.5 लाख का लोन दिया। वहीं इस पर उन्हें ब्याज भी पर्सनल लोन के मुकाबले काफी कम देना पड़ा। ये बताता है कि जानकारी हो और समझदारी से काम लिया जाए तो मुसीबत में भी बचत की जा सकती है। तो आज हमारे साथ हैं बैंकिंग एक्सपर्ट और लोन फॉर एमएसएमई के डायरेक्टर अमित कुमार तनवर जी, जो बताएंगे कि गोल्ड लोन की बजाय ऐसे कौन से दूसरे तरीके हैं जिनकी मदद से हम आसानी से और सस्ता कर्ज ले सकते हैं। ये भी जानेंगे कि ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सही विकल्प कैसे उन्हें चुनना है। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि गोल्ड लोन के बाद इन नए सिक्योर्ड लोन्स की आखिरकार इतनी ज़्यादा लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है। क्या ये बाजार में फाइनेंसिंग के नए ट्रेंड की ओर इशारा करता है? अंजलि जी, मैं आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और साथ ही चूँकि चर्चा लोन की हो रही है तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए, लोन लेना बहुत पहले एक आसान डिसीजन नहीं था। बहुत सारे बैंक के धक्के खाने पड़ते थे, चक्कर मारना पड़ता था और बैंक हमेशा कोलेटरल के अगेंस्ट ही लोन देते थे। फिर एक अनसिक्योर्ड लोन्स का प्रचलन स्टार्ट हुआ। लोगों ने अपने यहाँ तक कि टीवी, फ्रिज, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन लेने शुरू कर दिया और कंपनीज ने लोन बांटना भी शुरू कर दिया। अब इस पूरे प्रोसेस में जो आज की तारीख में सिनेरियो है कि लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के अनसिक्योर्ड लोन्स आज की तारीख में मार्केट में हैं। और सिक्योर्ड लोन्स की तो चूँकि हम लोग बात नहीं कर रहे हैं उस वर्किंग कैपिटल एंड ऑल दीज थिंग्स की, बट अगर मैं जो है छोटे लोन्स की बात करूं तो ये कंटिन्यूसली जो है करीब करीब 10% से लेकर के 28% की एनुअल ग्रोथ से बढ़ रहा है लोन का काम। तो आप समझ सकते हैं लोन लेना जो है कितना इम्पोर्टेंट काम हो गया और कितना आसान काम हो गया है। बिल्कुल, लेकिन सर इसके पीछे रीज़न आप क्या देख पा रहे हैं? क्या रीज़न है? आज की जो जनरेशन है उसको सब कुछ क्विकली चाहिए। उसको अपने घर में एक बड़ा 75 इंच का टीवी लेना हो, उसको बढ़िया सोफ़ा लेना हो, उसको एक बड़ा घर खरीदना है, 1.5-2 करोड़ रुपए का जो है अच्छा घर वो खरीदना चाहते हैं, या कोई भी XYZ चीज़, वे मार्केट में जाएंगे। मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं। मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं, बैंक्स हैं, पुराने बैंक, सरकारी बैंक तो हैं ही हैं, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इन्होंने सभी ने जो है अपनी झोली खोल रखी है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपका सिविल स्कोर अच्छे हैं, आपको जो है फटाक से लोन मिल जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रोइंग। बिल्कुल, लेकिन सर हम ये भी देख रहे हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में लोन अगेंस्ट एफडी हो गया है या फिर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स की जो मांग है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि पर्सनल लोन का विकल्प क्या अब ये बन रहा है? देखिए, जब से डिजिटल क्रांति भारत में स्टार्ट हुई है, ख़ास तौर पे
मैं ये कहूँगा कि जब से स्मार्टफोन्स का एडवेंट हुआ है तो बड़ी आसानी के साथ लोन के ऑप्शंस बैंक्स ने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, या ये कहूँ कि गुड जो कि जिनकी क्रेडिबिलिटीज़ है उनको देने शुरू किए बहुत ही क्विकली। आप एक जो है जस्ट कुछ कपल ऑफ क्लिक्स में आप जो है एक प्री अप्रूव्ड जो आपका लोन ऑफर है आप ले सकते हो। आप इसके साथ साथ बैंक में अगर आपको कुछ बड़े लोन चाहिए तो बैंक में आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देनी पड़ती थी, कई बार जो है प्री अप्रूव्ड केस में आपको वो भी नहीं करना पड़ता है। तो एक तरीके का प्रचलन बहुत तेज़ बढ़ गया है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है आज की तारीख में क्रोमा में जाते हैं, आपको कोई इक्विपमेंट पसंद आया इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप एक म्यूजिक सिस्टम खरीद रहे हैं या एक टीवी खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, तो पहले से ही कंपनीज ने टाई अप करके रखा है और वो लोग जो है वहीं पे ऑन द स्पॉट सैंक्शन करते हैं, ऑन द स्पॉट लोन को डिसबर्स करते हैं और आप सामान खरीद करके अपने घर आ जाते हो। डिजिटल प्रोसेस है, हार्डली 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स का जो है मैक्सिमम काम है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोन लेना इतना आसान हो गया है, उसी की वजह से लोन की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और ख़ास तौर पर अनसिक्योर्ड लोन की। बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़्यादा जो लोन लेना इजी हो गया है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनसिक्योर्ड जो लोन है वो काफ़ी ज़्यादा अब प्रचलन में है, यानी कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ईजिली ये मिल जाता है। सर, बीमा कंपनियों ने बीते वित्त वर्ष में करीब 1.4 लाख करोड़ का कर्ज दिया। अब इसमें अकेले LIC का कर्ज ही अगर हम देखें तो 1.27 लाख करोड़ का है। बीमा के कर्ज को लेकर इस तेजी का कारण क्या है? देखिए, जब हम LIC की बात करते हैं तो LIC तो हमेशा से ही आप देखेंगे तो जो है LIC मतलब कोई इंश्योरेंस मांगता ही नहीं था इंडिया में। वो कहते थे एक LIC दे दो, इट वाज लाइक दिस। तो जब जो है LIC की पॉलिसीज़ की एक सरेंडर वैल्यू होती है, अब इस सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट में पहले से ही बैंक्स उसको जो है कोलेटरल रख करके लोन दे रहे थे, एंड LIC वॉज एट द रिसीविंग एंड। उनको इस चीज़ के लिए कोई अनुमति नहीं मिल रही थी। जून 2024 में IRDAI ने उनको जो है अनुमति दी है। आई मीन नॉट ओनली LIC, बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उसको ये कंडीशन हटा दी है कि भाई आप खुद अपने ग्राहक को लोन नहीं दे सकते। जैसे ही ये कंडीशन हटी है, एक तरीके से पूरा मार्केट जो है ओपन हुआ, और एक एडिशनल फीचर, बल्कि बहुत ही बेहतरीन फीचर जो है कस्टमर्स को जो है अवेलेबल हो गई, कि उनका जो एक आइडल पड़ा था, एक जो जस्ट उन्होंने एक पॉलिसी कर दी या कोई एक FD कर दी, कोई इस टाइप का जो है आइटम पड़ा रहता था जिसको करवा के लोगों को भूलना पड़ता था साल 2 साल 10 साल 20 साल के लिए। जनरली लोग बाग जो है इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं 10 साल 20 साल के पीरियड के लिए। तो इतने बड़े पीरियड तक आप पैसा देते रहो, आप उसका पैसे का कुछ नहीं करते, वो पैसा आइडल है, ग्रो हो रहा है, वो एक अलग बात है। यहाँ पर अचानक ही सबको जो है LIC या दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज को अपने ग्राहकों को जो है ये फैसिलिटी देने का फ़ायदा मिल गया कि भाई जितनी सरेंडर वैल्यू है उसका 80-90% आप लोन ले सकते हो। और जैसे ही ये चीज़ हुई, एकदम इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? LIC, क्योंकि उसकी रीच इतनी है, 5-10 लाख के बीच में उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव फुट ऑन स्ट्रीट हैं, तो दे वर वेरी इजीली एबल टू कन्विंस देयर कस्टमर्स। अब किसी को एक 20,000 का लोन चाहिए या किसी को 50,000 का लोन चाहिए, एक आज मोटरसाइकिल लेनी है, वो सोचता है कि भाई मैं जब तक दूंगा मेरा सिविल में जो है अपडेट होगा, मेरी सारी चीज़ें चेंज होंगी, मैं जाऊंगा अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी पड़ी है, मैं उसके अगेंस्ट में 50,000 का लोन लूँगा, 50,000 अपने पास से डालूंगा, लाख रुपए की अच्छी मोटरसाइकिल ले आऊँगा। सो दिस इज़ हाउ कन्वीनियंट एंड दिस इज़ हाउ ईजी दिस लोन इज। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हम कह भी रहे हैं और बार बार इसी का जिक्र कर रहे हैं कि लोन लेना इतना ज़्यादा इजी हो गया है, शायद यही वजह है कि चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी का भी आपने जिक्र किया, LIC का भी अभी हम बात कर रहे थे। सर, इंश्योरेंस पॉलिसी पर ग्राहकों को अगर लोन लेना है तो उनको किन शर्तों को पूरा करना होगा, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जिनको देखना होगा ग्राहकों को, और साथ ही और ये पॉलिसी जो है वो पॉलिसी बेनिफिट्स को किस तरीके से प्रभावित करता है, इफेक्ट किस तरीके से डालता है? इसको क्वेश्चन को 2-3 हिस्सों में जो है ब्रेक कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी सरेंडर वैल्यू का जिक्र किया था। सरेंडर वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि आपने जितने भी प्रीमियम्स दिए हैं या आपको जो भी बोनसेज मिले हैं उसका एक सरेंडर फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और माइनस कोई भी जो है उसकी अगर कोई पेनल चार्जेज या कोई आपका जो सरेंडर चार्जेज हैं उनको माइनस करने के बाद में एक सरेंडर वैल्यू का हमें मिल जाता है। तो उस सरेंडर वैल्यू को निकालने का और भी तरीके होते हैं। कई बार ये इंश्योरेंस कंपनीज के अलग उसमें कुछ और भी हो सकता है। जैसे इसमें 1-2 गारंटीड सरेंडर वैल्यूज भी होती हैं, एक फिर सुपर सरेंडर वैल्यूज भी होती हैं, तो उनको एक निकालने का तरीका अलग हो सकता है एज पर पॉलिसी। बट मोटा मोटा जो मैंने बताया है फंडा वही रहता है।
अब इसके अगेंस्ट में 80 to 90% जो भी अमाउंट है, अगर आपकी 1 लाख की पॉलिसी है तो आप 80-90 हज़ार रुपये तक का लोन जो है बड़े ईजिली ले सकते हैं। 10 लाख की है तो 8-9 लाख रुपये का लोन बड़े ईजिली ले सकते हैं। अब ईजिली ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब आता है सेकंड पार्ट जो आपने पूछा है कि उसके लिए क्या कंडीशंस वगैरह क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो है सबसे पहले पॉलिसी इन्फोर्स हो, सारे प्रीमियम आपके जो है पे होने चाहिए, और इसके अलावा जो है कहीं पे भी कोई गैप्स वगैरह पॉलिसीज़ में कंटिन्यूसली चले आ रहे हैं, कुछ भी है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी का अपना जो अंडरराइटिंग टीम होगी वो देखेगी कि भाई कोई ज़्यादा वो तो उसमें गड़बड़ नहीं है। इसके अलावा कंटिन्यूसली किसी के राइट ऑफ्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा हैं, उनके सिबिल में जो है लोन्स वगैरह से रिलेटेड, या उनको लगता है कि भाई हम अपनी EMI पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो है बेनिफिशियल है जिनके सिबिल स्कोर में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो है आप जो है एक पहले से ही एक वैल्यू है X, उसका 80-90% आपको लोन मिल रहा है, तो कंपनी भी सेफ है, कंपनी के पास में आपका कोलेटरल हो गया सिक्योरिटी। ये चीज़ है। आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के होने चाहिए। इसके अलावा कुछ आपकी एक रीपेमेंट कैपेसिटी जो है इंश्योरेंस कंपनी ज़रूर चेक करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको एक लोन दे रही है तो आपको उसकी एक किस्त तो जमा करनी ही पड़ेगी। तो ये मोटा मोटा जो है 2 चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो जो भी ग्राहकों को अगर लोन लेना है इंश्योरेंस पॉलिसी पर, तो वो इन बातों का ध्यान रखें। ये जो कुछ कंडीशंस बताई हैं सर ने, उन बातों का आपको ध्यान रखना है। सर, क्या इंश्योरेंस लोन केवल ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ पर ही मिलता है या फिर टर्म इंश्योरेंस और ULIP जैसी योजनाओं पर भी ये लागू होता है? और अगर बात करें बीमा पॉलिसी पर लोन लेना कितना महंगा है? देखिए, प्योर रिस्क हम इंश्योरेंस को 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला है प्योर रिस्क पॉलिसीज़, सेकंड है ट्रेडिशनल पॉलिसीज़, थर्ड है ULIP जिनको आपने बोला, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स। तो जब हम प्योर रिस्क पॉलिसीज़ की बात करते हैं उसमें प्योरली जो है इंश्योरेंस आते हैं, जैसा आपका रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर आपको ख़रीदना पड़ता है, आप लाइफ कवर बाई करते हैं, टर्म इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, आप जस्ट इतना ही प्रीमियम देता है जितना आपके मोर्टेलिटी के हिसाब से जो है बनता है, आपकी एज वाइज जो भी उसमें आपके फैक्टर्स वगैरह होते हैं। अब आते हैं ट्रेडिशनल पॉलिसीज। ये पॉलिसीज कहीं ना कहीं कुछ गारंटीड टाइप का रिटर्न उसमें लिखा होगा कि हम आपको 6%, 8% या कुछ बोनसेज वगैरह देंगे, इस तरीके करके 10-20 ईयर्स 30 ईयर्स की जो है पॉलिसीज होती हैं। इनको जो है हम इनमें 2-3 तरीके की पॉलिसी आती है। एंडोमेंट पॉलिसी आती है, होल लाइफ पॉलिसी आती है, एक वो मनी से लिंक आता है कि भाई मनी बैक आपको मिल जाएगा, उस टाइप की एक पॉलिसीज आती हैं। देन थर्ड नंबर पे ULIP है। तो बैंक जो है प्योर रिस्क के अगेंस्ट में आपको कोई भी जो है टर्म प्लान्स के अगेंस्ट में कोई भी आपको जो है इंश्योरेंस दिस लोन नहीं देगा। देन आपके ट्रेडिशनल जितने प्लान हैं उनकी एक सरेंडर वैल्यू होगी, उसमें भी स्कीम देखनी पड़ती है कि किस स्कीम के अंदर आपने लिया है। कुछ टैक्स से रिलेटेड इन स्कीम्स हैं या कुछ उस टाइप का जो है उसमें है, तो अंडरराइटर एक बार चेक करेगा कि आपकी पॉलिसी एलिजिबल है या नहीं है लोन के लिए। अगर एलिजिबल है तो वो उसके अगेंस्ट में लोन दे सकते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिकली ULIPs की। जब हम बात करते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान की, देखिए यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान डायरेक्टली मार्केट लिंक्ड है। आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, फेयर मार्केट में। हाँ, आपको ऑप्शन ज़रूर होता है कि आप उसमें 100% डेट में डालना चाहते हैं या 100% मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनमें जो है ट्रेड करना चाहते हैं, फेयर्स में बेसिकली, या इनके किसी कॉम्बिनेशन में लेना चाहते हैं, 50% एक जगह 50% दूसरी जगह, ऐसे करके। तो जो ट्रेडिशनल का मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिशनल में 80-90% जो है ऑफ द सरेंडर वैल्यू आपको लोन मिल जाएगा। ULIPs के केस में स्पेसिफिकली आपको अप टू 50% या 60%, या हो सकता है कोई NBFC वगैरह उससे थोड़ा बहुत 5-7% ज़्यादा दे दे, मतलब जनरली 50-60% की रेंज में आपको लोन मिल जाता है। नॉर्म मैंने ये देखा है, थंब रूल के जो है जनरली 50% लोन मिलता है। बिल्कुल। जो भी आपकी वैल्यू है, 10 लाख का आपका जो है पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, उसमें जितनी भी म्यूचुअल फंड की आपकी स्कीम्स एलिजिबल है उनके अगेंस्ट में आपको 50% लोन मिल जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपए का। बिल्कुल। तो FD पर लोन किस तरीके से मिलता है, क्या ये सिक्योर रहता है या नहीं रहता है, और किन बातों का ध्यान आपको रखना है, चाहे हम इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन लेने की बात करें, FD पर लोन लेने की बात करें, तो तमाम बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, गहराई से हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके मन में सवाल है, और लेकिन आपको सवाल कैसे पूछना है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले पास लिखना होगा WhatsApp पर, और उसके बाद आपको अपना सवाल टाइप कर देना है।
9354027995। इस नंबर पर आपको अपना सवाल व्हाट्सएप पर भेज देना है। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और एक्स हैंडल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो डायरेक्ट आप फेसबुक पर जो हमारा प्रोग्राम है पासबुक द सेविंग शो, वहां पर कमेंट सेक्शन में जाइए और उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसा कि सर हम जिक्र भी कर रहे हैं कि कैसे लोन जो है वो लेना है, इसके अलावा अगर पॉलिसी पर, इंश्योरेंस पर अगर लोन लेना है तो उसका क्या जोखिम हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन सर लोन अगेंस्ट एफडी लेने का प्रोसेस क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। साथ ही क्या एफडी के बदले तुरंत लोन मिल जाता है या इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है? अंजलि जी, किसी भी व्यक्ति को अगर लोन चाहिए जिसकी एफडी जो है बैंक में है, वो सिंपली अपनी ब्रांच को विजिट करे, अपने ब्रांच मैनेजर से बात करें। ब्रांच मैनेजर उनसे कुछ 1-2 फॉर्म्स साइन कराएंगे और जनरली हार्डली ये 2 घंटे से लेकर के ज़्यादा मैक्सिमम 1 डे का प्रोसेस है। आपको जो है 2 आवर्स के अंदर अंदर लोन मिल जाता है। जनरली आजकल डिजिटल प्रोसेस है। आपकी जो है बहुत बार तो जो बैंक की एप्लीकेशन है, जो मोबाइल ऐप है, उस पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और जो रेट रहता है जनरली 1% अबव द एफडी रेट और 2% ऑफ द अबव द एफडी रेट। देखिए, बैंकर तो आपको ट्राई करेगा कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा महंगा जो है बेच सके। एफडी प्लस 2-3% पे भी जो है वो बात करेगा, बट जो है अल्टीमेटली यू कैन नेगोशिएट ऑल्सो ऑन दैट। बिल्कुल, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि, और हाँ, मैं बीच में आपको सॉरी रोक रहा हूँ, उसमें एक प्रोसेसिंग फ़ी भी होती है। कई बार ये 0% भी होती है और कई बार अप टू 1% ऑफ द लोन अमाउंट होती है। तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है। कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, उन सवालों को हम अब शामिल कर लेते हैं। सर भुवनेश्वर से अजय कुमार हैं, वो पूछ रहे हैं कि लोन अगेंस्ट एफडी लेने पर एफडी टूटती है या फिर सेफ रहती है? अजय जी, आपकी एफडी बिल्कुल नहीं टूटेगी। बेशक अपना जो है जा करके लोन लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, तो आप लोन ले सकते हैं। धौलपुर से सर एक और अनंत श्रीवास्तव हैं, वो पूछ रहे हैं कि इंश्योरेंस लोन की अवधि के बीच क्या पॉलिसी पर क्लेम नहीं किया जा सकता? इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपकी एक्टिव है, जिसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया है, उसमें क्लेम किया जा सकता है, क्लेम लिया भी जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपको जो है 2 तरीके की चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक आपको डेथ बेनिफिट के बारे में समझना पड़ेगा, एक आपको जो है मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में समझना पड़ेगा। दोनों को एक एग्जाम्पल से भी समझाया जा सकता है। मान लो आपका डेथ बेनिफिट 10 लाख रुपीज़ का है और आपने लोन लिया है 3 लाख रुपीज़ का। अचानक ही क्लेम हिट करता है और आपका जो है, जो भी पॉलिसी होल्डर है, उनकी डेथ हो जाती है बाई चांस, ईश्वर ना करे, बट इस टाइप का सिनेरियो बनता है। तो उस केस में मान लो 3 लाख रुपए का उनका जो है लोन है, कुछ उनके चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा लग करके 10-20,000 रुपीज़ के चार्जेज और भी हैं, तो 3.2 लाख या 3.3 लाख का उनका जो है टोटल लोन अमाउंट है। कंपनी क्या करेगी, अपना सारा क्लेम प्रोसेस पूरा करने के बाद में जब वो आपको जो है डेथ बेनिफिट पास ऑन करने की बात करेगी, उसमें से आपका जो लोन अमाउंट है इंक्लूडिंग 2 चार्जेस वो सीधा सीधा माइनस कर देगी और रिमेनिंग अमाउंट आपको दे देगी। अब दूसरे सिनेरियो में आ जाते हैं जहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट के केस में वही अगेन 10 लाख रुपीज़ का अगर आपका है, आपने एक उसके अगेंस्ट में 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया हुआ है, आपने जितना भी पे कर दिया है उतना माइनस होने के बाद में और जितना आउटस्टैंडिंग है आप सरेंडर भी करते हैं इनफैक्ट जो है पॉलिसी को, उस केस में भी तो आपको जितना जो है आपका लोन आउटस्टैंडिंग है उतना माइनस करके कंपनी आपको पास कर देगी रिमेनिंग पैसा। तो आपने 5 लाख का लोन दिया था, आपने कुछ साल उसको पे किया, 3 लाख या 2 लाख रुपए उसके बचे हुए हैं, तो आपको 10 लाख में से 2 लाख माइनस होकर के 8 लाख रुपए आपको पास ऑन हो जाएंगे। ये मैच्योरिटी बेनिफिट इस तरीके से काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं अनंत कि आपको अपना सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। संभाजी नगर से प्रिया रणपीसी सर पूछ रही हैं कि क्या म्यूचुअल फंड लोन लेने से एनएवी पर असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, 0 फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए एनएवी एक अलग चीज़ है, नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करें वो यूनिट की लिंक होती है। म्यूचुअल फंड्स की आपको यूनिट्स मिलती हैं, उनकी एक मार्केट प्राइस होती है जिसको हम यूनिट प्राइस बोलते हैं, एनएवी। उसका जो है इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। आपका लोन एक सेपरेट चीज़ है। आपकी कुछ म्यूचुअल फंड्स की यूनिट होती हैं जो आपकी प्लेज हो गई हैं। उन प्लेज यूनिट्स के अगेंस्ट में आपने 1 लाख 10 लाख जो भी आपका पोर्टफोलियो है, जो भी जिस टाइप की स्कीम है, जिस जैसा हिसाब किताब है, उसके हिसाब से आपने लोन ले लिया, तो उसका एनएवी से कोई रिलेशन नहीं है।
बिल्कुल, और चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास और उनसे जानते हैं कि बीमा कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना कर्ज बांटा। थैंक यू अंजलि। देश में लोन लेने वालों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, वही लोन का जो वॉल्यूम है यानी कि जो आकार है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच ये जानना ज़रूरी है कि सबसे बड़े लेंडर्स जो हैं वो कौन है, यानी कि सबसे बड़े लोन देने वाले जो बैंक्स हैं और जो कंपनीज हैं वो कौन हैं। तो चलिए एक एक करके उसके बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में LIC सबसे बड़ा लेंडर निकलकर यहाँ पर सामने आया है, जिसने 1,27,677 करोड़ रुपए का लोन दिया है। उसके बाद है स्टार यूनियन डाइची, जिसने 4,329 करोड़ रुपए का लोन दिया है। ICICI प्रूडेंशियल ने भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2,419 करोड़ रुपए का लोन दिया है। उसके बाद है GFC लाइफ, जिसने 2,378 करोड़ रुपए का लोन दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ की अगर बात करें तो फिर इसने 712 करोड़ रुपए का लोन दिया है पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में। उसके बाद और बैंक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टाटा AIA है, जिसने 702 करोड़ रुपए का लोन दिया है पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 में। SBI लाइफ की अगर बात करें तो 451 करोड़। उसके बाद PNB मेट लाइफ ने यहाँ पर 359 करोड़ रुपए का लोन दिया है। उसके बाद रिलायंस निपॉन 313 करोड़ रुपए का लोन यहाँ से कंज्यूमर से उन्होंने लिया है। उसके बाद लास्ट में है कोटक लाइफ, जिसने 169 करोड़ रुपए का लोन दिया है। यानी कि ये जो हैं टॉप बैंक्स हैं, यहाँ पर इन लोगों ने सबसे ज़्यादा एक तरह से लोन जो दिए हैं, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं आप कि इनसे सबसे ज़्यादा लोन ग्राहकों ने लिए हैं। ओवर टू यू अंजलि। शुक्रिया अभिषेक। और चलिए, आपने बहुत ही विस्तार से बता दिया कि बीमा कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना कर्ज बांटा है। चर्चा का आगे बढ़ाते हैं। सर, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, इसमें NAV और यूनिट्स का रोल आखिरकार क्या है, और अगर हम बात करें कि लोन वैल्यू किस तरीके से प्रदान करता है? आपने कोई भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की स्कीम ली है, उसको जो है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको जो है चेक कराएगा कि भाई क्या हम उसको प्लेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया था, टैक्स से रिलेटेड जो है स्कीम्स होती हैं, उनको आप जो है जनरली नहीं ले, उनके अगेंस्ट में लोन नहीं ले सकते, जनरली क्या ले ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पर जो है अब मैं बात करता हूँ कि भाई आपने जो है मान लिए 1 लाख रुपए का आपने जो है कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। अब 1 लाख रुपए के बदले में आपको कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी। जो भी आपको ग्रोथ होगी वो डेली बेसिस पे आपको दिखती है। आप जो भी म्यूचुअल फंड की ऐप जो है यूज़ करते होंगे उसके अंदर आपको ग्रोथ दिखती है। वो 1 लाख बढ़ करके आपका जो है 1-1.5 लाख रुपए हो गया कुछ 1-1.5 साल 2 साल बाद जो है, जो भी आप टाइम उसमें लगा। अब आप गए बैंक के पास में, आप कहते हैं मुझे इसके अगेंस्ट में लोन दे दीजिए। जैसे मैंने बताया था, थंब रूल ये कहता है कि आपको 50% ऑफ द जो भी आपका जो है म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका जो भी आपका अमाउंट बनता है उसके अगेंस्ट में वो 50% तक आपको लोन दे देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक को अपने पास मार्जिन रखना पड़ता है। आपका प्रोडक्ट है मार्केट लिंक्ड, आपका ये ऊपर नीचे जाएगा उसकी वैल्यू डेली, तो बैंक रोज़ रोज़ आपसे जो है मार्जिन का पैसा लेने नहीं आएगा कि भाई आप जो है इसमें थोड़ा पैसा डालिए क्योंकि आज ये जो है आपकी जितना हमने लोन दिया था वो जो है घट गया या बढ़ गया है। फिर आप रिटेल यूजर हैं तो बैंक अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से ईजी तरीके से, जिससे कि आपको आप भी ईज रहे हैं और बैंक भी ईज रहे, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है। तो आप बैंक से के पास जाते हैं, आप कहते हैं ये मेरे प्लेज कीजिए, मैं अपने जो है जो भी जहाँ पे मेरा डीमैट अकाउंट वगैरह जहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ वहाँ से जो है मैं आपको जो है जो उनके फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो मैं आपको जो है अरेंज करा करके दे देता हूँ। बैंक उनको जो है देखता है, सब कुछ ऑर्डर में है, आपको जो है पैसा रिलीज कर देता है। आप उस पैसे को जो है सर्टेनली यूज कर सकते हैं। इट्स ए लो कॉस्ट बोरोइंग थिंग, चाहे वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ थोड़ा बेनिफिट भी। ये एक लो कॉस्ट बोरोइंग ऑप्शन है। दूसरी चीज़ है कि आपका आइडल पैसा पड़ा है, आपका पैसा बढ़ तो रहा है डेली, आपका जो है मैं ये मान करके चलता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। और जैसा अब अभी हम देख रहे हैं कि एक अचानक ही आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा 50,000 के आसपास थी, अचानक 84,000 हो गई और अब कुछ टाइम बाद अगर आप देखें 1,00,000-1.5 लाख के बीच में पहुंच करके जो है रुकी हुई है। सो यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो आपका पैसा बढ़ना है, कहीं कोई जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पैसा आइडल पड़ा हुआ है, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली राइट थिंग टू डू। बिल्कुल। तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है वो सर ने विस्तार से आपको बताया। लेकिन सर, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेने के बाद SIP और रिडम्पशन जैसी जो गतिविधियां होती हैं उन पर क्या रोक लगती है और ग्राहक आसानी से क्या ट्रांजैक्शन कर पाता है? जितनी भी म्यूचुअल फंड की आपकी यूनिट्स प्लेज करते हैं आप, वो प्लेज रहेंगी। इसके अलावा जितना अमाउंट अनप्लेज्ड पोर्शन है आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं। आप उसके अगेंस्ट में जो है कोई दूसरा लोन भी ले सकते हैं।
आप उसके अगेंस्ट में जो है कोई और जो आपका फ्यूचर है, जैसे आप जो है एक आपकी कोई SIP वगैरह चल रही है, तो आप उस SIP वगैरह को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अनप्लेज्ड पोर्शन जो है आपका कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है। तो ये जो अनप्लेज्ड पोर्शन है, इसके अगेंस्ट में आपके पास ये यूनिट है, आप इनकी मलकियत आपके पास है, आप इनके ओनर हैं, आपको इसके अगेंस्ट में पूरा अधिकार है, जो चाहें जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर इंश्योरेंस लोन अगर किसी ने लिया है, अगर उसे नहीं चुका पाते हैं, तो क्या पॉलिसी सरेंडर कर दी जाती है, या फिर अगर कस्टमर है तो क्या उस पर किसी तरीके की कोई पेनल्टी लगती है? मैंने अभी थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट के बारे में एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा से थोड़ा सा उसको जो है एक बार रिविजिट कर लेता हूँ आंसर को। देखिए, जब भी आप जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कोई लोन लेंगे, तो डेफिनेटली उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उनका फ़र्क पड़ता है। इसमें जो है डेथ बेनिफिट, मान लो किसी का जो है 10 लाख रुपीज़ का उन्होंने लिया था, उनका कोई क्लेम आता है, क्लेम उन्होंने 3 लाख रुपीज़ का डाला है, तो डेफिनेटली वो 3 लाख रुपीज़ से रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपने लोन भी ले रखा है तो जो है उतना आपका जो है पोर्शन एडिशनली प्लेज रहेगा, कंपनी अपने पास में उसको रखेगी कि भाई ये हमारे अंडर राइट है हमारे पास में, और अगर कभी क्लाइंट इसको पूरी फुल पॉलिसी को सरेंडर करता है तो ये चीज़ होगी। तो पार्शियली अगर हम बात करें तो जो है आपका जो है बेनिफिट रिड्यूस होगा। बिल्कुल। तो देखिए, विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं लोन अगेंस्ट FD, या फिर अगर आपको पॉलिसी पर भी लोन लेना है तो किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। एक बार हम फिर से जान लेते हैं कि अगर आपके मन में सवाल है तो देखिए, आप सवाल अपना कैसे पूछ सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। आपको अपना जो सवाल है वो WhatsApp के जरिए पूछना है, और इसके अलावा आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रोसेस क्या है वो जान लीजिए। देखिए, पास आपको लिखना है, WhatsApp पर जाना है, पास लिखना है, और उसके बाद इस नंबर पर आपको अपना सवाल WhatsApp कर देना है 9354027995। इस पर आपको अपना सवाल पूछना है। इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, YouTube, Facebook, X हैंडल के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं, और YouTube पर देखिए आप अपना जो सवाल है वो आसानी से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आ जाना है और आपको अपना सवाल टाइप कर देना है। तो कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं, उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। सर, पंजाब के मोगा से अमित पाठक हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या FD लोन पर प्री पेमेंट पेनल्टी लगती है? पाठक जी, बिल्कुल नहीं लगती है। आप फिर भी अगर आपका बैंकर इसको जो है कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल आपसे जो है साइन करा रहा है, तो जब पेपर साइन करें तो एक बार पढ़ लीजिए, इसके ऊपर 0 पेनल्टी होती है। अगर उन्होंने पेनल्टी लिखी हुई है 1 या 2% की, आप उनको कहिए कि इसको हटा दें, वो हटा देंगे उसको। बिल्कुल। इसके अलावा सर, एक और सवाल हम कुरुक्षेत्र से संदीप तोमर हैं, उनका भी ले लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड लोन लेने के बाद SIP क्या जारी रहती है, और ग्रोथ का फायदा कितना मिलता है, या फिर अगर मिलता है या फिर नहीं मिलता तो क्या है? तोमर जी, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। आप अपनी SIP कंटिन्यूस रखें, आपकी जो है अनप्लेज पोर्शन बढ़ता रहेगा। आपकी ग्रोथ तो पूरी म्यूचुअल फंड की आपकी पोर्टफोलियो की हो ही रही है। मैंने बताया इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। 2030-2040 तक जो है आपका स्वर्णिम काल है इंडियन इकोनॉमी का। बेशक आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। हाँ, टाइम टू टाइम ये ज़रूर बनता है कि आप उसको रिविजिट करते रहें। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। अपनी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। सर, म्यूचुअल फंड लोन न चुकाने की स्थिति में जो AMCs होती हैं, बैंक कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो वो उठा लेते हैं? इसके अलावा क्या ग्राहक को पूरा निवेश खतरे में उसका पड़ जाता है? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, चाहे आपका लोन अगेंस्ट FD है, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है, या कोई और इसी टाइप का जो है सिक्योर्ड कोलेटरल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो कहीं पर भी आपका निवेश पूरी तरह से खतरे में नहीं पड़ता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बताया कि आपको जो है बहुत बार जो है बैंक 50% आपको जो है लोन देगा, जो भी आपकी लोन वैल्यू है पोर्टफोलियो की, जो भी आपकी जो है एसेट की वैल्यू है उसका 50% देगा, या अप टू 90% जाएगा। तो दैट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ आपका पोर्शन हमेशा ऐसा रहेगा जिसकी ओनरशिप आपकी है, जो बैंक के पास में एक्स्ट्रा है, और ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। आप जो है अगर FD के अगेंस्ट लोन लेते हैं तब भी आपका जो है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट एड ऑन हो रहा है आपके जो है FD के अमाउंट में, और FD आपके ग्रो कर रही है। आप साइमल्टेनियसली जो पैसा आपने लिया है उसके अगेंस्ट में आप ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रहे हैं। सिमिलरली सेम एनालॉजी जो है बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी अप्लाई होती है, चाहे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट मिले, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट मिले, तो उसमें कहीं भी कोई इश्यू नहीं है। आप बेशक उसको जो है कंटिन्यू रखिए।
अगर आपने जो है 10 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो है या 1 लाख रुपए का है या 50,000 का है, 50,000 के अगेंस्ट में आपने कोई जो है 20-30 हज़ार रुपये का भी लोन लिया है या आपने 5 लाख का लोन लिया है, तो अल्टीमेटली अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का तो 5 लाख का लिया, तो 5 लाख की ओनरशिप तो आपकी फिर भी सेपरेट है। और ये लोन आपका ऐसा नहीं है कि आपको चुकाना नहीं है। लोन मतलब आपको उसकी ईएमआई भरनी है। लोन मतलब उसका जो भी पर्पज़ है, जो भी साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी आपने पीरियड के लिए लिया है। जनरली देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपने कोई लोन अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लिया है तो उसका टेन्योर मान लीजिए 10 साल का बचा हुआ है, तो आपको 10 ईयर तक का रीपेमेंट पीरियड मिल सकता है। जबकि अगर मैं नॉर्मल अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन बोलूँ जो आज मार्केट में चल रहे हैं, जिनके इंटरेस्ट रेट भी 15-20% की रेंज में जनरली सामान्यतः रहते हैं, और अगर आप बहुत अच्छे किसी कॉर्पोरेट में जो है सैलरीड पर्सन है तो हो सकता है आपको 10% के या 11% तक मिल जाए, बट फिर भी महंगा है। यहाँ पर आपको जो है यही लोन जो है अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में या इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में लेंगे 6.95% से लोन के प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं। आपको मार्केट में बहुत बढ़िया डील मिलती है। कहाँ 7% का प्रोडक्ट, कहाँ आपको 11% और कहाँ आपको जो है 20%। मतलब सीधा सीधा आपकी 2-3-5% से लेकर के जो है 10-15% तक की बचत होती है, जो आप सीधा सीधा ब्याज बचाते हैं। और ये सारा आइडल पैसा पड़ा होता है। 100% इसको ऑप्शन को यूज करना चाहिए। लो कॉस्ट बोरोइंग है और बेहतरीन है। और आरबीआई ने बैंकों को अनसिक्योर्ड लोन्स जो प्राइवेट पर्सनल चल रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बोला है कि भाई इसको आप रोकिए, ये आपका कंटिन्यूसली बलून बढ़ता जा रहा है, इसका साइज बढ़ता जा रहा है, 8 लाख करोड़ हो गया है, कहीं किसी दिन फट ना जाए, क्योंकि ग्रोस एनपीए भी बढ़ करके 2% हो गया अनसिक्योर्ड लोन्स में। तो ये आपका ऑप्शन बेस्ट है, इसको लेते रहिए। बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड लोन अगर आप लेते हैं और उसे आप नहीं चुका पाते हैं तो आपका जो पूरा निवेश है वो खतरे में नहीं पड़ता है, आप इसमें निश्चिंत रहिए। लेकिन कोशिश यही करिए कि समय से आप अपना लोन जो है उसे चुका दें। सर, किन परिस्थितियों में लोन अगेंस्ट एफडी, इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड्स लेना सबसे बेहतर विकल्प साबित हो रहा है, और क्या इन्हें इमरजेंसी फंड के तौर पर भी देखा जा सकता है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि लोन कोई अय्यासी का साधन नहीं है। जो आदमी मार्केट में गए और कुछ भी उठा करके ले आए और उसके लिए उन्होंने लोन ले लिया है, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू डू। अल्टीमेटली आप अपनी फ्यूचर इनकम को आज के मज़े के लिए यूज कर रहे हैं, विच इज़ प्लेनली रॉन्ग। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपको अपना एक आपका जो भी बजट है, आपका जो भी जो है टारगेट है कि भाई हमें ये एसेट एक्वायर करना है, कोई हमें जो है घर में फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कोई भी XYZ चीज़ है, आप उसके लिए प्लानिंग करें। फिर देखें कि जो है कौन सा ऑप्शन आपके लिए बढ़िया है। आपके लिए जो जस्ट टैप किया आपने और उसको जो है लोन को ले लिया, आप यकीन नहीं मानेंगे, लोन फॉर MSME का फाउंडर होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे इतनी सारी महीने में कॉल आती हैं जिसमें वो कहते हैं हमें 20,000 का लोन दिला दो, हमें 2 लाख का लोन दिला दो। और उनके बहुत बार जो है लोन क्यों चाहिए होता है उनको, क्योंकि दूसरे लोन की EMI वो पे नहीं कर पा रहे हैं, उसकी EMI पे करने के लिए चाहिए होता है। तो कभी भी लोन जो है आप जस्ट जो है मज़े के लिए ना लें, उसको जो है सीरियस यूज के लिए लें। और हमेशा ये इंश्योर करें कि आप अपनी EMI टाइम से भरें। यही मंत्र है और इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। बिल्कुल। तो सर ने एक मंत्र भी आपको दे दिया है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि समय से आप अपना EMI जो है वो भरिए, और लोन लेना है तो सही समय पर सही तरीके से आप लोन लीजिए। सर, एक आखिरी सवाल, एक आम ग्राहक के लिए FD, इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड में से कौन सा बेहतर विकल्प है, किसे वो चुन सकते हैं, और इसके अलावा ऐसा कौन सा वो विकल्प चुने इनमें से, इन तीनों में से, कि वो सुरक्षित भी रहे, सेफ रहे? देखिए, थंब रूल ये कहता है कि जो सस्ता इंटरेस्ट वाला प्रोडक्ट हो वो आपको लेना चाहिए। अगर मैं देखता हूँ तो जो है मान लो आपको 7% का ब्याज FD के ऊपर मिल रहा है, आपकी टोटल फंड आपका आइडल है, बैंक में ब्लॉक पड़ा है, आप उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आप जाइए बैंक में, उनको बोलिए अगर आपको +1% पे FD रेट +1% पर आपको जो है लोन मिल जाता है तो उसको ले लीजिए, +2 पे मिल जाए तो वो मिल जाए, यानी कि सिर्फ 2% के ऊपर आपको जो है लोन मिल गया। अगर उसके बाद में आपके पास FD नहीं है, आपको लोन लेना है लेकिन आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्रिएटेड है, आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में ले सकते हैं। आप में जो है आपके घर पर जो है कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है, पापा ने ली हो, मम्मा ने ली हो, या कोई और जो है आपने खुद भी ले रखी हो, तो आप उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, सहमति लीजिए, क्योंकि उनको भी जो है पार्टी बनना पड़ेगा लोन की, और जो है उसको जो है कोलेट्रल रख करके आप जो है लोन सस्ते से सस्ता ले सकते हैं। मैंने बताया जैसे कि 7% का लोन होगा,
कम से कम इंश्योरेंस आपका ये प्रोसेसिंग फ़ी होगी, कम से कम आपका जो है ये नहीं होगा कि भाई मेरे सिबिल फटा हुआ है या मेरा सिबिल में प्रॉब्लम है या कुछ है, मेरा सिबिल इम्पैक्ट तो नहीं होगा। इन सारी चीज़ों की भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल डिजिटल प्रोसेस, फटाफट काम होता है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको जो है मैक्सिमम जो है सारे ये सब लोन अवेलेबल हैं। कोई हेडेक नहीं है, ईजिली जा करके जो है आप रीपेमेंट कर सकते हैं, कभी भी क्लोज कर सकते हैं, कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है। बस आपको इंश्योर करना है कि लोन लेते हुए आपको टाइम से अपनी ईएमआई भरनी है, और दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और साथ ही बहुत इजी भी हो गया है इस समय। चाहे हम म्यूचुअल फंड अगेंस्ट लोन की बात करें, इंश्योरेंस, एफडी, इनकी अगर हम बात करते हैं तो बहुत इजी हो गया है। इसीलिए ना विस्तार से सर ने भी आपको बताया कि ये क्यों इस समय ज़रूरी है और लोगों को क्यों ये इतना ज़्यादा लुभा रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपके सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि शायद आपके ये सलाह कुछ काम आएगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप जो है लिख सकते हैं। आप अंजलि जी से अपना जो है प्रश्न छोड़िए, अगली बार उसको कार्यक्रम में लेंगे। थैंक यू। तो गोल्ड लोन ही नहीं, अब एफडी, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड लोन्स भी ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ब्याज दरें कम हैं, प्रक्रिया आसान है, लेकिन समझदारी यही है कि इन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए ही इस्तेमाल करें और समय पर चुका दें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए पासबुक द सेविंग शो, सिर्फ अमर उजाला द बोनस पर।